तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसान आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसान आंदोलन जो भी है, जनजातीय विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो, किस प्रकार से ब्रिटिश भू राजस्व नीति के पश्चात इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में प्रेरित किया और राष्ट्रवाद को भी बढ़ाने में प्रेरित किया है। तो आगे देखते हैं उसके जो पश्चात जो कुछ विधाएं हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद उसका बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो इसमें कहा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसका गठन 20वीं शताब्दी में लगभग जो है अप्रैल 1936 में उसका अधिवेशन हुआ। और उसमें कहा जाता है कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है उसके पहले बहुत सारे जो क्षेत्रीय एरिया थे, जैसे कि बिहार प्रांत हैं, आंध्र प्रदेश प्रांत जो हैं, कुछ किसान संघ हैं, तो इन तीनों को मिला करके एक राष्ट्रीय मंच प्रोवाइड किया जाए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पे सारे प्रांत के नेताओं द्वारा सारे प्रांत के किसान का जो लीडर्स हैं वो अपने जो कॉमन बात हैं वहां पे रख सके और ऑल इंडिया लेवल पर ब्रिटिश सरकार के सम्मुख पेश किया जाए, जिससे कि जो जमींदारी जो प्रथाएं थी, जो जमींदार थे, साहूकार थे, ब्रिटिशर्स के जो दीवान थे, जिस तरह से हाई रेवेन्यू वसूलते थे, जो फसल का विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी उससे निजात दिलाने हेतु, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान सभा को, ये किसान संघ को, तीनों को सम्मिलित करके ही एक नेशनल लेवल पे अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। और यह जो इनका जो पहला सम्मेलन हुआ अप्रैल 1936 में हुआ था और जगह था लखनऊ और उसकी अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और उस समय जो महासचिव थे NG रंगा साहब थे। अब कहा जाता है कि जो बिहार प्रांतीय किसान सभा था, इनका जो प्रतिपादन या शुरुआत किए थे वो 1929 वर्ष में स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे और आंध्र प्रदेश जो गुंटूर क्षेत्र है उन जो प्रांत का जो है NG रंगा साहब ने 1928 में किए थे। आगे हम देखते हैं कि इस लखनऊ अधिवेशन में ही कहा गया कि 1 सितंबर 1936 से हम लोग प्रत्येक जो है किसान सभा बनाएंगे। आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ये जो किसान संघ बनाया गया अखिल भारतीय किसान संघ, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य हम देखते हैं कि जमींदार वर्ग द्वारा जो किए जा रहे थे आर्थिक शोषण थे, आर्थिक शोषण किस तरह से कि उसने क्या किए थे कि विभिन्न जो खरीफ फसल हो, रबी फसल हो, उसमें जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो फसल की क्षति होती थी, नुकसान होता था, उसके बावजूद भी किसान से भू राजस्व ज्यादा से ज्यादा वसूलते थे। तो उस चीज से यानी आर्थिक शोषण से उससे कैसे बचाया जाए, उसके बाद क्या है कि एक सनसेट एक मतलब एक नियम लाया गया था कि अगर शाम एक कुछ समय कुछ टाइम के पश्चात अगर उस शाम के पश्चात अगर नहीं कर चुकाया गया तो उसे बेदखल कर दिया जाता था। तो उसमें क्या है कि भू स्वामित्व की समाप्ति करना, राजस्व के लगान में कमी करना, जिससे किसान की स्थिति सुदृढ़ हो सके और किसान जो है कृषि के लिए और आगे बढ़ सके। मजदूरों को न्यूनतम जो मिनिमम वेजेज है उसको प्रदान करना और जो भी साहूकार है, जमींदार है, जो ब्रिटिशर्स का जो उपदीवान है, दीवान है, उनकी मनमानी जो है ना उससे बेदखल किया जाए। जो अवैतनिक किसान हैं, अवैतनिक जो श्रम मजदूर हैं उसको मिनिमम मजदूरी दे करके उससे बेगारी मजदूरी ना कराई जाए। तो इसी के पश्चात आप देखेंगे कि जो भारत सरकार ने 1976 में एक बेगारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाए थे। उसके पश्चात देखते हैं कि भारतीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जिसमें कि किसान विद्रोह होने का एक ये भी कारण थे कि चूंकि आर्थिक जो स्थिति थी उस समय भारत का एवरेज ठीक थी, परंतु क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स के आने के पश्चात जो उनके कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प थे, छोटा उद्योग थे, वो पूरे चौपट हो गए और कृषि पे क्या हुआ कि अत्यधिक भार हो गया। अत्यधिक भार होने से किसान जो है उनकी स्थिति आर्थिक दयनीय हो गई, वो गरीबी की ओर अग्रसर होने लगे। अब इसमें देखते हैं कि राजस्व का जो लगान हुआ था उसमें 3 जो आए थे अस्थायी बंदोबस्त, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाए थे, जो पूरे भूभाग का 19% पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किए जाते थे। दूसरा है रैयत बारी, रैयत मतलब किसान होता है और यह पूरे भूभाग का 51% पे लागू था, ठीक है। और यह रैयत जो था
कुछ आसाम में था, असम में था, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी में थे। और महाल का मतलब होता है गांव, यानी जो भी राजस्व है वो अपने गांव के माध्यम से ब्रिटिशर्स को पहुंचाएंगे, और यह पूरे भूभाग का 30% था। तो इसका उद्देश्य इस उद्देश्य के थ्रू वो काम करते थे कि किस तरह से किसान को सामूहिक उत्थान किया जाए और मनमानी को रोका जाए। तो आगे देखते हैं कि जो किसान विद्रोह हुआ, उसमें से किसान विद्रोह में कहा जाता है कि 2 शताब्दी में विद्रोह हुआ। उसमें से 19वीं शताब्दी में देखते हैं कि किसान आंदोलन, जिसमें कि गांधी के पूर्व चरण कहा जाता है, और 20वीं सेंचुरी में जो गांधीवादी चरण कहे जाते हैं। तो दोनों में क्या मूल जो है ना मूल जो भी विचलन हुआ, या फिर उससे किस तरह से वो एडवांस हुआ, किस तरह से प्रांतीय क्षेत्रीय से लेकर के किस तरह से ऑल इंडिया लेवल तक का उसका मार्गदर्शन हुआ। तो इसमें देखते हैं पहला नील विद्रोह। नील का जो है खेती इसलिए कराए जाते थे ताकि उससे कलर के लिए उसे उपयुक्त किया जाए, चाहे कपड़े का कलरिंग हो, चाहे कोई भी वस्तु का कलरिंग हो, उसमें नील बहुत महत्वपूर्ण होता था। लेकिन इसका नुकसान ये होता था कि जिस खेत पर नील की खेती होती थी उसका भूभाग बंजर हो जाता था। ठीक है, तो नील विद्रोह जो है 1859 से 62 तक चला था। और इसमें जो कहा जाता है कि नील विद्रोह जो है यह मतलब कि कृषि का वाणिज्यिकीकरण, जिसमें कि आपको बताए थे कल कि चाय का हो, चाहे कपास का हो, चाहे नील का हो, वो कृषि का कमर्शलाइजेशन किए थे और अत्यधिक मुनाफा कमा सके। इसलिए किसान पे इस तरह से राजस्व लगाए कि किसान विवश होकर के इस नील की खेती करने के लिए विवश हो जाए। तो इसमें है कि खाद्य फसल के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया, और उससे क्या हुई कि खाद्य असुरक्षा हो गई है। इसलिए देखेंगे कि आप अकाल की समस्या हो, चाहे भूखमरी, गरीबी की समस्या दिन प्रतिदिन उस समय बढ़ते जा रही थी। सेकंड है कि इस विद्रोह को कुछ पत्रकार हैं, कुछ लेखक हैं, उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई, जिससे राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। उसमें कहा जाता है कि एक बंगाली पत्रकार H.C. मुखर्जी यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार जो थे द हिंदू पैट्रियट में उन्होंने इसका मेंशन किया कि बंगाल के किसान की दुर्दशा किस तरह से गुजर रही है, वो नील की खेती के लिए किस प्रकार से मजबूर होकर के बाध्य हो रहा है काम करने के लिए, और खाद्य में असुरक्षा बढ़ती जा रही है। आगे देखते हैं कि एक बंगाली लेखक और पत्रकार हैं दीनबंधु मित्र, इन्होंने नील दर्पण उन्होंने नाटक लिखे थे, जिसमें कि नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ जो भी आर्थिक शोषण हो रहा है, उनका उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसमें दर्शाया है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था नील दर्पण का 1860 में इसका हुआ था। अब है कि नील जब विद्रोह हुआ तो उसका कुछ प्रभाव देखने को मिला। तो उसमें क्या हुआ कि जो राजस्व में कमी की गई, आर्थिक शोषण कुछ हद तक कम किया गया, और उसमें एक जांच कमेटी बनी जिसमें कि कहा गया कि एक नील आयोग की भी नियुक्ति की गई। और 1859 से जो 62 तक युद्ध हुए थे, इसी के बीच में 1860 में एक जो है ना जुडिशरी पास की गई, आदेश पास किया गया कि जिसमें कहा गया कि रैयत यानी किसान को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध है, और अगर जो करवाएंगे उस पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। आगे हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में ही दूसरा एक विद्रोह पावना विद्रोह हुआ था, जिसमें पावना 1870 से 80 के बीच में चले थे। और यह पावना जो है बंगाल क्षेत्र में आते हैं, पूर्वी बंगाल में। इसके बड़े हिस्से में जमींदार शोषण कर रहे थे और उसके खिलाफ जाकर के किसानों ने विद्रोह किया। और नेक्स्ट है कि दक्कन विद्रोह। दक्कन जो है दक्षिणवर्ती जो क्षेत्र है उसमें 1875 में रैयतबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है ना भारी कराधान वसूला गया, और ऐसा माना जाता है कि 1867 में जो है ना 50% और टैक्स बढ़ा दिया था। एक तो किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी, और ऊपर से वो अधिक से अधिक टैक्स वसूलने को उसे विवश कर रहे थे। उसके पश्चात क्या हुआ कि जब यह दक्कन विद्रोह हुआ तो उसके पश्चात यह आया कि शोषण कुछ कम किया गया, और दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली। इसी प्रांतीय जो भी विद्रोह हुए थे, इसी ओत प्रोत से अब क्या हुआ कि गांधीवादी चरण आए, और गांधी जी ने किसान को संगठित किया, मजदूरों को संगठित किया, और एक राष्ट्रवाद की जो भावना था, एक यूनिक डायरेक्शन प्रोवाइड किया। कहीं न कहीं जो भी प्रांतीय किसान जो आंदोलन थे, जनजातीय विद्रोह थे,
जिसमें मुंडा विद्रोह देखेंगे, संथाल विद्रोह देखेंगे, जितना भी विद्रोह हुए, कोल विद्रोह देखेंगे। उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो रही थी और मजदूर हो चाहे किसान हो अपने कानूनी अधिकार को पाने के लिए आगे अग्रसर हो रहे थे। उसमें हम देखेंगे कि जो 20वीं शताब्दी के जो किसान आंदोलन, उसमें गांधीवादी चरण में क्या हुए थे कि चंपारण सत्याग्रह, जब 1916 में लखनऊ में जब अधिवेशन हुआ था तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आइए, जो बिहार है उसमें एक तिनकठिया पद्धति लागू की गई है। तिनकठिया मीन्स 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की नील की खेती अनिवार्य किया गया था। ठीक है, तब महात्मा गांधी ने उनकी बात को स्वीकार किया और 1917 में वो बिहार आए और हर एक जगह पे विजिट करने के पश्चात उन्होंने यह निर्णय लिया कि इस जो तिनकठिया पद्धति है इसको कैसे उन्मूलित किया जाए। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जो नील उगाने और जो बागान मालिक है वो क्या करते थे, अपने फिक्स्ड अमाउंट पर ही नील को जो है खरीदने को उसको विवश करते थे, जिससे कि वो सिर्फ राजस्व चुका पाने के पश्चात कुछ ही अमाउंट में किसान को प्रॉफिट होता था, बाकी मैक्सिमम जो प्रॉफिट है बागान मालिकों को दिया जाता था। इसी के पश्चात महात्मा गांधी ने जब चंपारण सत्याग्रह किया तो उसमें क्या हुआ कि चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जो काश्तकार को नील बागान मालिकों द्वारा जो लगाए गए जो विशेष नियम है उससे मुक्त किया जाए, उन्मूलित किया जाए। अब काश्तकार जो किसान हैं अब वो अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं, कोई विवश करके उसे नहीं करा सकता। नेक्स्ट है खैरा सत्याग्रह। खैरा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ और यह खैरा जो है गुजरात के खैरा में पड़ता है। इसमें यह देखा गया था कि जो फसल नष्ट हो गए थे, प्राकृतिक आपदा हो चाहे जिस किसी भी तरह से फसल नष्ट हुई थी, परंतु जो है भू राजस्व माफ करने के लिए तैयार नहीं थे। तब महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में यह एक विशेष प्रावधान रखा गया कि जब तक उनकी मांग यानी जो फसल जो भू राजस्व माफ है उनका पूरा नहीं होता है तब तक हम किसी भी प्रकार का राजस्व उसे भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोपला विद्रोह। मोपला जो है अभी आधुनिक केरल के क्षेत्र जो है मालाबार तट, वहाँ पे 1920 में मालाबार क्षेत्र में जो रहने वाले मुस्लिम जो किसान थे वह अधिकतर जो है हिंदू जमींदार के अंतर्गत रहकर किसानी करते थे। लेकिन हिंदू जमींदार भी उस समय क्या थे कि उनसे मतलब मनमाने ढंग से भू राजस्व वसूलते थे, उनका आर्थिक शोषण करते थे। उससे ओतप्रोत होकर के इसका विद्रोह का नेतृत्व करता अली मुसलियार ने किए थे और आगे जो है विद्रोह किए। उसके पश्चात जो है इसमें गांधी जी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इनको नेतृत्व दिए, परंतु बाद में क्या हुआ कि यह जो है ना वर्ग संघर्ष में बिगड़ गया, यह सांप्रदायिकता में बिगड़ गया, क्योंकि यह मुस्लिम और हिंदू के बीच में एक विद्रोह के नाम से आगे बढ़ गया। और सांप्रदायिकता के कारण क्या हुआ कि महात्मा गांधी चूंकि हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए विद्रोह से वापस हो गए। अंततः जो है अंग्रेज ने इसे दबा दिया गया, अंग्रेजों के थ्रू इसी विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट है बारदौली। बारदौली जो है ये गुजरात के बारदौली क्षेत्र में पड़ता है। उसमें क्या था कि जो भू राजस्व था 30% इंक्रीमेंट कर दिया था, जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब कोई भी टैक्स नहीं देने के लिए उन्होंने किसानों से आग्रह किया। और उसके पश्चात क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स देखा कि सारे रुष्ट हो गए हैं, राष्ट्रवाद की भावना इतनी तीव्र हो गई कि कुछ भी हो सकता है, उससे वो बचने के हेतु उसने जांच समिति बनाई और वृद्धि जो 30% किया गया था उसे घटा करके 6.03% कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस आंदोलन का क्या महत्व है। इस आंदोलन को जो भी किसान आंदोलन हुए 19वीं सेंचुरी में चाहे 20वीं सेंचुरी में, इसका क्या महत्व हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि भारतीयों को जागरूकता है। अगर आर्थिक शोषण नहीं होता तो जो भी प्रांतीय किसान हैं आपस में एक दूसरे से कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। आपस में भारत का जो उत्थान होना चाहिए, कृषि का जो उत्थान होना चाहिए, उसमें वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इस भू राजस्व नीति ने भारतीयों में क्या हुआ, जागरूकता बढ़ाई और किसान के क्या अपने कानूनी अधिकार हैं उसके बारे में उन्हें समझ विकसित हुई। उसके बाद क्या है कि अन्य विद्रोह को भी प्रेरित किया, जैसा कि हम बताएं कि जनजातीय विद्रोह चाहे किसान विद्रोह हो, आगे देखेंगे कि हम सिपाही विद्रोह हुआ,
आगे फिर देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है, चाहे उदारवादी चरण में हो, चाहे गांधीवादी चरण में हो, चाहे उग्र राष्ट्रवादी चरण में हो, किस तरह से धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा होता चला गया और भारतीयों को जो अपना राष्ट्रवाद के एक जो मूल मंत्र के साथ ये है, किस तरह से सत्ता की ओर बढ़ने लगा और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत जो है आज़ाद हुआ। तो इसमें देखते हैं कि अन्य विद्रोह को यह प्रेरणा स्वरूप कार्य किया, किसानों के बीच में एकता बढ़ाई, किसानों की जो है आवाज़ सुनी गई। आप जानते हैं कि जो 19वीं सेंचुरी में है, किसान जो है अपने क्षेत्रीय एरिया में, प्रांतीय एरिया में अपने कुछ आर्थिक राजस्व के प्रति वो अपना बात या अपना विद्रोह करते थे, परंतु 20वीं सेंचुरी में जो राष्ट्रवादी नेताएं हैं, जैसे कि उसमें जो ऑल इंडिया जो किसान सभा हुई, चाहे जो यह कहीं ना कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे, मुस्लिम लीग के लोग थे, उन्होंने इसे एक राष्ट्रवादी स्तर पर ले जाने का कार्य किया। तो इसमें क्या हुआ कि उसकी आवाज़ सुनी गई, उनकी जो स्थिति गंभीर हो गई थी, उसे कैसे कम किया जा सके, इसे राष्ट्रवादी नेताओं ने आगे बढ़ाया। राष्ट्रवाद का तो विकास हुआ ही। स्वतंत्रता के बाद भी चूंकि ब्रिटिशर्स भले चले गए थे, लेकिन उनके जो पाले गए कुछ जमींदार थे, वो अभी भी भारत में जमींदारी प्रथा लागू कर करके किसान को शोषित कर रहे थे। तो देश के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने कहा कि हम जो है जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करेंगे और कृषि संरचना को इस तरह से परिवर्तन करें कि हर कृषि आपका समृद्ध विकास हो सके, समावेशी विकास हो सके, सतत विकास हो सके और वह अपना कृषि क्षेत्र में अपना योगदान अधिक से अधिक कर सके। अब देखते हैं कि जो आगे देखते हैं कि भारतीय जो किसान संघ की भी स्थापना हुई, जिसमें 4 मार्च 1979 को हुई, जिसमें दंतोपंत ठेंगड़ी ने कोटा राजस्थान में ऑल इंडिया इसमें जो है भारतीय किसान संघ की स्थापना हुई। इसका मेन उद्देश्य यही था कि भारतीय किसानों को कैसे समग्र विकास किया जाए, सम्मुख विकास किया जाए, उन्हें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का उन्हें किस पॉलिसी से उनकी उत्थान हो सकता है, वो पॉलिसी सरकार के समक्ष प्रस्तुत कराया। अब है कि भारत सरकार ने भी, अब क्या है कि जब देश आज़ाद हुए तो भारत सरकार ने भी किसान की जो है स्थिति है उसको गंभीरता से समझते हुए एक सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए केंद्रीय बिंदु के तहत कृषि को लेकर के उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई, जिसमें 1951 से 56 तक था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा जाता है कि यह एससी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें क्या किया गया कि इसका थीम था कि अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना, क्योंकि कृषि ही प्राइमरी सेक्टर से जो कृषि है उसमें कृषि क्षेत्र है या कृषि से संबंधित जो मत्स्य पालन है, चाहे जो मक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन है, इस तरह से आगे जो है उनके जो विभिन्न सेक्टर्स है उसमें कैसे संतुलित विकास करना है। अब यह पंचवर्षीय योजना लाने से क्या हुआ कि जो नेशनल इनकम था उसमें 18% का ग्रोथ देखा गया और पर कैपिटा इनकम जो है 11% का ग्रोथ देखा गया। तो जब अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में कृषि को रखा गया तो देखा गया कि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई। लेकिन इस वृद्धि के पीछे क्या कारण थे? इस वृद्धि के पीछे यही कारण थे कि जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी सिंचाई योजना का भी विकास किया, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, अगर सिंचाई योजना का विकास नहीं हुआ तो कृषि का समग्र विकास हो ही नहीं सकता है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी परियोजनाओं को जो है एक मंदिर की संज्ञा दिए थे, टेम्पल की संज्ञा दिए थे। ठीक है, तो उस बड़ी सिंचाई परियोजना में आप देखेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया था, एक ब्यास परियोजना बनाया गया और एक दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया। इस परियोजना चूंकि बजट उस समय उस तरह से भारत का जो है स्थिति उतना ठीक नहीं था, इसलिए धीरे धीरे विकास के लिए पहले भाखड़ा नंगल, उसके बाद ब्यास परियोजना, उसके बाद दामोदर जो नदी है इसकी परियोजना ला करके कृषि क्षेत्र में इनकम में 18% और पर कैपिटल में 11% की वृद्धि की गई। आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने जब क्या किया कि 1950 ईस्वी में एक भूमि सुधार भी लाए थे और जमींदारी प्रथा उन्मूलन तो किए ही थे। तो भूमि सुधार समूहीकरण किया गया, जोतों का जो है एकीकरण किया गया, सहयोग और जमींदारी तो उन्मूलन हुआ ही। कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। ठीक है, उन्नत बीज हो, सिंचाई की जो व्यवस्था होना चाहिए उसके लिए नहर परियोजना का विकास किया गया।
आगे देखेंगे कि 1967 में, यानी कि पहला पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1951 से 56, दूसरा हुआ था 56 से 61 और तीसरा हुआ था 61 से 67। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात कृषि और उद्योग दोनों में प्राथमिकता दी गई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखते हैं कि विश्व लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय लेवल पर MS स्वामीनाथन ने 1967 में हरित क्रांति किए थे। इसमें से देखा गया कि जो चावल है, गेहूं है, उसमें बहुत ही तेजी से उसमें प्रोडक्शन हुआ और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। श्वेत क्रांति जो है 1970 में, ये दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, पशुपालन क्षेत्र में भी इसका बहुत योगदान रहा है और इसका जो नेतृत्व करता थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। अभी जो है भारत सरकार ने किसान को आगे उत्थान करने के लिए कहा गया है कि 2022 तक किसान की लागत को कम करना है, जिससे उसकी जो किसान के जो कृषि क्षेत्र में जो लागत है कम करके उसकी आय को दोगुना करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि PM किसान जो सम्मान निधि है उसमें 6,000 वार्षिक रूप से दिए जाते हैं। फिर PM किसान सॉइल हेल्थ कार्ड है, यानी कि मृदा में किस चीज पोषण की कमी है उसके थ्रू आगे कैसे किस तरह से जो संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाए। फिर देखते हैं कि हम जैविक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। हाइब्रिड जो बीज हैं, सिंचाई की जो समस्या उसको निजात करने के लिए जो नहर परियोजना का विकास किया जा रहा है। उसके बाद क्या है कि हर खेत में पानी, जो बिहार सरकार का उद्देश्य है, हर खेत में पानी 2027 तक पहुंचाना, जिससे कृषि के क्षेत्र में लागत को कम करके इनडायरेक्टली उसका इनकम दोगुना तो होगा ही। हाइब्रिड बीज हो, उसके बाद जो भी है सब्सिडी युक्त जो उनको उर्वरक दिया जाए। तो अन्य प्रकार से भारत सरकार ने प्रयास किया जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में कैसे समग्र विकास हो और आत्मनिर्भर भारत बने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।